हेलो फ्रेंड्स, आई एम नायरा। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आप फ्रेंड्स कैसे हैं? आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है। इसके देखिए, हमने पहले सिलेबस पर बात की, उस पर हमने डिस्कस किया, उसके बाद ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में जाना। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो आपका हो जाता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना? तो डायरेक्ट मेथड मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? सीधा, यानी सीधी विधि। किस तरह से हमें सीधी विधि से चीज़ों को सीखना है और यानी बच्चों को कैसे प्रत्यक्ष विधि से सिखाना है, इस चीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है? और फ्रेंड्स, अगर चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं तो आप उसे रिवाइंड कर लें, रिवाइंड करके देख लें। अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करें और मैक्सिमम देखिए शेयर भी ज़रूर क्या कीजिए, क्योंकि आपको भी बेनिफिट मिले, प्लस आपके जो साथी हैं उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। और लाइक भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन कीजिए, हम आपकी क्यूरीज पे आंसर देंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस कीजिए तो हम आपको आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है? और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वेरीज हो तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है? तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टॉपिक सेकंड, जो आपका डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या होता है? तो डायरेक्ट मेथड मतलब होता है प्रत्यक्ष विधि। क्या होता है? तो प्रत्यक्ष विधि होती है। अब अगर इसके बारे में हम बात करें, ठीक है, तो ये कैसी विधि होती है? तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? बोलने की स्किल पर क्या किया जाता है? सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और भाषा को सीधे मदर टंग में क्या किया जाता है? ट्रांसलेट किए बिना सीखने पर जोर दिया जाता है। ठीक है? अगर हम बात कर लें जनक के बारे में, यानी भाई कोई किसी के फादर ज़रूर होते हैं, कोई ना कोई किसी को जन्म देता है, जननी होती है, जनक होते हैं। तो अगर हम बात कर लें कि जनक कौन है, तो मैक्सिमिलियन बर्लियर्स ने किया था। क्या चीज़? तो डायरेक्ट मेथड का जनक कौन है? तो मैक्सिमिलियन बर्लियर्स। और इन्होंने कब? तो अगर सन की बात की जाए तो 1872 हो जाता है। क्या हो जाता है? तो 1872 हो जाता है। और कहाँ पे? तो जर्मनी से संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे चले गए थे और इन्होंने क्या किया? प्रत्यक्ष विधि को दिया। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर प्रत्यक्ष विधि होती क्या है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होता है? ओरिजिन मतलब होती है उत्पत्ति। उत्पत्ति कहाँ हुई? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति कहाँ पे हुई? तो उत्पत्ति हो जाती है कहाँ पे? तो फ्रांस में हो जाती है। ठीक है? कहाँ पे हो जाती है? तो फ्रांस में हो जाती है। कब उत्पत्ति हुई? तो 1901 यानी 1901 में इसकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई, यानी ओरिजिन। प्रिंसिपल कौन है? तो प्रिंसिपल जर्मनी हो जाता है। ठीक है? उसके बाद बात कर लेते हैं एम। एम क्या है? यानी उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी बच्चों को कैसे सिखाना है? तो इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में आपको चीज़ों को बताना है, उसका फीडबैक भी इंग्लिश में ही लेना है, ना कि बिल्कुल भी हिंदी का यूज़ इसमें नहीं करना है। किसमें? तो डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में चीज़ों को सीधे सीधे समझा जाता है, यानी प्रत्यक्ष विधि। ठीक है? इसके सेंटेंस की अगर बात कर देते हैं, सेंटेंस यानी यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है इकाई। क्या होता है यूनिट का मतलब? तो इकाई होती है। और यूनिट क्या है? तो सेंटेंस। और सेंटेंस का मतलब क्या होता है? तो सेंटेंस हो जाता है आपका वाक्य। सेंटेंस मतलब क्या होता है? तो वाक्य होता है। मेथड क्या है इसका? मेथड मतलब क्या होता है? तो मेथड मतलब हो जाता है विधि। मेथड मतलब क्या हो जाता है? विधि या तरीका आप कह सकते हो। ठीक है? तो इसका मेथड क्या है? तो इंडक्टिव मेथड हो जाता है। इंडक्टिव मेथड का मतलब क्या हो जाता है? आगमनात्मक विधि। क्या हो जाता है? आगमनात्मक। आगमनात्मक। ठीक है? आत्मनात्मक यानी आत्मनात्मक विधि हो जाती है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैन फोकस। तो मैन फोकस का मतलब क्या होता है? मैन फोकस का मतलब होता है मुख्य फोकस, यानी मुख्य फोकस हो जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य फोकस किस पे किया गया है, यानी मेन फोकस किस पे किया गया है? तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग। स्पीकिंग एंड लिसनिंग, स्पीकिंग मतलब क्या होता है? तो बोलना। किस में हम बात कर रहे हैं? तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जैसे हम बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो। तो जाहिर सी बात है, जब कोई बोलता है तो दूसरा बंदा क्या करता है? तो सुनता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे कि डायरेक्ट मेथड यानी सीधी विधि यानी प्रत्यक्ष विधि, इसमें हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो और एक ही भाषा का यूज़ करेंगे। भाई एक ही भाषा, तो भाई इंग्लिश में बोलेंगे तो सुनेंगे तो आप वही भाषा में जिस भाषा में हम बोल रहे हैं, तो इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है, तो यानी बोलना और क्या हो जाता है? लिसनिंग मतलब क्या हो जाता है? सुनना। बोलना और सुनना, और एंड का मतलब तो आपको पता ही है, एंड का मतलब होता है और, तो बोलना और सुनना। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट जो आपका हो जाता है वो है डायरेक्ट मेथड इज़, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड इज़ नेचुरल मेथड बिकॉज टीचर टीच इंग्लिश टू इंग्लिश। यानी डायरेक्ट मेथड क्या है? तो डायरेक्ट मेथड आपका होता है प्रत्यक्ष विधि। क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि, और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कैसी है? तो डायरेक्ट मेथड इज़ नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। क्या होता है नेचुरल का मतलब? तो प्राकृतिक हो जाता है। ठीक है, प्राकृतिक मेथड। ठीक है, बिकॉज मतलब क्या होता है? क्योंकि। बिकॉज मतलब क्या होता है? तो बिकॉज मतलब हो जाता है क्योंकि। टीचर मतलब भाई शिक्षक। टीच मतलब पढ़ाते हैं। कैसे? तो इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी इंग्लिश से इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट बेस्ड ऑन एक्सेप्टेशन। यानी ये क्या है? मान्यताओं पर आधारित है। ठीक है, इट डेवलप्ड एज ए रिएक्शन टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यानी इसका विकास क्या है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यानी किससे हुआ है? तो ग्रामर मतलब व्याकरण, ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद। तो व्याकरण, अनुवाद और मेथड मतलब क्या होता है? विधि। तो व्याकरण, अनुवाद, विधि से हुआ है इसका विकास। किसका? तो डायरेक्ट मेथड का। और आपको ये तो पता है ग्रामर मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं व्याकरण। ग्रामर मतलब क्या होता है? तो व्याकरण हो जाता है। ट्रांसलेशन मतलब क्या हो जाता है? तो ट्रांसलेशन मतलब हो जाता है अनुवाद। क्या हो जाता है? तो अनुवाद हो जाता है। और मेथड मतलब क्या हो जाता है? तो मेथड मतलब हो जाती है विधि। ठीक है, तो इट डेवलप्ड एज ए रिएक्शन टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसका विकास क्या है? यानी आपका व्याकरण अनुवाद विधि की प्रक्रिया से हुआ है या इसके रूप में हुआ है, आप इस तरह से इसको कह सकते हैं। अब हमने क्या समझा? यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड को जाना। ठीक है, ये आपका टॉपिक सेकंड है, इसके बारे में जाना है। ये मेथड क्या है? यानी डायरेक्ट मेथड है। इसमें कैसे बच्चा सीखता है? तो इंग्लिश टू इंग्लिश सीखता है। और इस पे सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया जाता है? तो इस पे सबसे ज़्यादा अगर फोकस किसी चीज़ पे किया जाता है तो बोलने और सुनने पे किया जाता है। और जबकि हमने आपको बताया कि हिंदी में हमने एक ट्रिक आपको बता रखी है, सुबोपाली नाम की एक ट्रिक बता रखी है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 स्किल हैं। अगर किसी मेथड में चारों स्किल है तो वो बेस्ट विधि है, बेस्ट मेथड है। लेकिन जिसमें 4 मेथड यानी 4 स्किल नहीं है तो वो मेथड आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हमें सभी स्किल, भाई अगर आप सिर्फ सुनते हो और बोलते हो और पढ़ते हो और लिखते नहीं हो तो क्या फ़ायदा? या आपने क्या क्या लिख लिया और सुन नहीं रहे, बोल नहीं रहे तो भी क्या फ़ायदा? यानी सभी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। यानी 4 स्किल हैं, वो चारों स्किल होने ज़रूरी हैं।
ठीक है। तो इसमें किस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तो इसमें बोलने और सुनने पे तो ध्यान दिया गया है, लेकिन लिखने और पढ़ने पे ध्यान नहीं दिया गया है। तो यहीं से आपके डिमेरिट्स तैयार हो जाएंगे। डिमेरिट्स का मतलब क्यों होता है, दोष होते हैं, और दोष को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम दोष से पहले हम उसके गुण देख लेंगे, यानी मेरिट्स। मेरिट्स मतलब क्या होता है, गुण हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, तो गुण हो जाते हैं। और किसके, डायरेक्ट मेथड के, यानी कि प्रत्यक्ष यानी कि सीधी विधि के क्या हो जाते हैं, प्रत्यक्ष विधि के गुण हम लोग पहले देख लेते हैं कि भाई इसमें खूबियाँ क्या हैं। वही वाली बात हो जाती है कि अगर किसी में बुराई हैं तो उसमें खूबियाँ भी ज़रूर होती हैं, यानी अच्छाइयाँ भी ज़रूर होती हैं, और किसी में अच्छाइयाँ हैं तो उसमें बुराइयाँ भी ज़रूर होती हैं। तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसके गुण को जान लेते हैं, यानी गुणों को जान लेते हैं, और उसके बाद क्या जानेंगे, इसके दोषों को जानेंगे, यानी कि डिमेरिट्स को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देरी ना करते हुए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं। इसमें इन फ्रंट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। क्या इसमें कह रहे हैं कि इन फ्रंट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, यानी संबंधित वस्तु के सामने, यानी क्या है, कोई चीज़ आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ सिखा रहे हैं, तो वो चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। आप क्या हो, सामने हो, और बच्चे को क्या कर रहे हो, बोल कर चीज़ों को समझा रहे हो, कि हम इंग्लिश में बोल रहे हो और आप इंग्लिश में क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, और उसका फीडबैक भी हमें आप किस में दोगे, तो इंग्लिश में दोगे। तो ये डायरेक्ट मेथड हो जाता है। हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क फॉर एक्सप्लेनेशन, यानी स्पष्टीकरण के लिए कड़ी मेहनत है भाई, बिल्कुल, क्योंकि कड़ी मेहनत तो होगी ही भाई। जब हम बोल रहे हैं, चीज़ों को आपको समझा रहे हैं, तो हर एक चीज़ हमें बोलकर ही समझानी है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो हम उसको फिर से रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, यानी आपको हमें समझानी है। अब यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि किस पे ध्यान दिया गया, बोलने और सुनने पे, और हमें सिर्फ बोलने पे फोकस करना है। तो बोलने पे जब हम फोकस करेंगे, अगर कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है तो हम फिर से बोलेंगे, फिर से बोले, देन रिपीटेड, देन रिपीटेड, देन रिपीटेड, मतलब हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार चीज़ों को रिपीट करेंगे। तो इसमें भाई हमें हार्ड वर्क तो करना ही रहेगा। तो यानी हार्ड वर्क फॉर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करेंगे तो हमें क्या करना रहेगा, कड़ी मेहनत करनी रहेगी। फिर थर्ड नंबर पे आपका हो जाता है आस्क क्वेश्चंस डूरिंग द लेक्चर। लेक्चर मतलब क्या होता है, लेक्चर मतलब होता है व्याख्यान। क्या होता है, लेक्चर मतलब तो व्याख्यान हो जाता है। ठीक है, व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछे जाए, यानी आस्क, आस्क मतलब पूछना होता है। आस्क मतलब क्या होता है, तो पूछना होता है। और क्वेश्चन मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मतलब तो प्रश्न ही हो जाता है। ये सब चीज़ें तो आपको खैर आती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, और डूरिंग द लेक्चर, दौरान, दौरान है ना, दौरान यानी उसके दौरान जब वो वर्क चल रहा है तो उसके दौरान में हम क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, जैसे हम आपसे कोई चीज़ बता रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इन फ्रंट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हार्ड वर्क फॉर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन तो हमने इसमें आपसे पूछ लिया, तो आप इसका एक्सप्लेन करेंगे, हमें फीडबैक देंगे, है ना। तो और हम क्वेश्चन करेंगे तो आप क्या करेंगे, आंसर देंगे। तो इस तरह से आपका हो जाता है थर्ड पॉइंट, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे 4 पॉइंट है आपका, जो फुल ऑफ एक्टिविटीज़, भाई गतिविधि से भरपूर है। इसमें क्या है, बच्चे जो हैं वो एक्टिव हैं। और हाँ, ये विधि इस तरह से बहुत अच्छी है क्योंकि आपकी जो ये विधि है, इसमें बच्चा क्या है, एक्टिव। और जहाँ पर बच्चा एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा वो जो स्किल होता है वो बेस्ट होता है, वो क्लास क्या होता है, बेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि बच्चा करके सीख रहा है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बच्चे को सिखाना है, वो भी करके सिखाना है। ऐसा नहीं कि बच्चे को हमने क्वेश्चन दिया, उसको हमने सॉल्व करा दिया, जा बेटा तेरा काम ख़त्म, ऐसा नहीं। बच्चे को क्या करना है, हमें चीज़ों को बताना है, और उसके बाद हमको ये भी देखना है कि कितना इस बच्चे को आया है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। तो जहाँ पे बच्चा क्या है, एक्टिव है, वो चीज़ बहुत ही अच्छी है। तो ये गतिविधि से भरपूर है, यानी बहुत अच्छी विधि है इस तरह से अगर मानी जाए तो। फिर है डिक्टेशन, रीडिंग अलाउड स्टूडेंट्स, सेल्फ कॉन्टेक्ट, और ग्रामर टॉथ यूज़ नॉट बाई रूल्स। यानी इसमें क्या है, डिक्टेशन ज़ोर से पढ़ना होता है, और इसमें क्या है, जो छात्र हैं वो स्वयं से हैं। और प्रत्यक्ष, यहाँ पे क्या हो जाता है, जो आपकी ये प्रत्यक्ष विधि है, यानी डिक्टेशन, रीडिंग अलाउड स्टूडेंट, सेल्फ कनेक्ट, यानी कनेक्ट है, क्या है वो, कनेक्ट है, यानी जुड़े हुए हैं,
क्योंकि बच्चे एक्टिव हैं और जाहिर सी बात है जब हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो तो यानी आप हमसे कनेक्ट हो, आप हमारी बातों को अच्छे से समझ रहे हो, आप हमारी बातों को क्या कर रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि कनेक्ट हो, है ना। तो यहाँ पे यही हो जाता है। डिक्टेशन रीडिंग अलाउड स्टूडेंट सेल्फ कनेक्ट। ग्रामर टॉट यूज नोट बाय रूल्स। इसमें क्या है, ग्रामर के जो रूल्स हैं उस पर फोकस नहीं किया गया है उस पर, क्योंकि ग्रामर में ये होता है जैसे जब आप ग्रामर सीखते हो तो आपको हर एक चीज़ बताई जाती है, कहाँ पे इज़ का यूज़ होगा, कहाँ पे एम का यूज़ होगा, कहाँ पे आर का यूज़ होगा, कहाँ पे वाज का यूज़ होगा, कहाँ पे वेयर का यूज़ होगा, कहाँ पे शुड शेड, हर एक चीज़। मतलब ग्रामर का मतलब ये है छोटे छोटे कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा वो भी आपकी ग्रामर ही में आता है कि भी भाई फुल स्टॉप भी आपको लगाना है, आपने सेंटेंस को कंप्लीट किया है तो वो कहाँ पे आपका लगेगा। यानी हर एक छोटी छोटी चीज़ आपको ग्रामर में पढ़नी रहती है, यानी लोड होता है। लेकिन इसमें क्या है, आप क्या हो, इसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे बच्चा क्या है, अमेरिका का है, ठीक है, तो वहाँ क्या बच्चे ने कोई रूल्स रेगुलेशन, जैसे उसने जन्म लिया, उसने क्या किया, मदर टंग सीखी, मदर टंग सीखी तो क्या उसने कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई ग्रामर पढ़ी, कोई व्याकरण पढ़ा, नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि उसकी मदर टंग है, वहाँ ऐसे ही बोला जाता है, यानी इंग्लिश में बोला जाता है। जैसे हम लोग यहाँ अपनी भाषा बोलते हैं ऐसे वहाँ इंग्लिश बोली जाती है। चाइनीज़, भाई चीन में चाइनीज़ बोली जाती है, तो वहाँ के बच्चों ने क्या चाइनीज़ पहले से पढ़ ली? नहीं पढ़ी, क्योंकि उनकी मम्मी बोल रही हैं, वैसे उनकी माता बोल रही हैं, यानी वो मदर टंग है। तो यानी कि क्या हुआ कि बच्चे ने वो सीख लिया, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो इसी तरह से इसमें आपकी जो डायरेक्ट विधि हो जाती है, इसमें भी कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। इसमें आपको सिर्फ सुनना है और सुनने पर और बोलने पर ध्यान दिया गया। भाई टीचर बोल रही है और आप सुन रहे हो, फिर आपसे जब फीडबैक लिया गया तो आप बोल रहे हो और टीचर सुन रही है, बस इस पर आपको करना है, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या सीखा है, तो मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि के आपने गुणों को जान लिया है कि कौन कौन से गुण होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। डीमेरिट्स मतलब क्या होता है? डीमेरिट्स का मतलब हो जाता है दोष। क्या हो जाता है? डीमेरिट्स का मतलब हो जाता है दोष। तो अब हम लोग देख लेंगे दोष को, और बाकी तो आपको पता ही है कि ये डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि और ऑफ का यूज़ काकी के लिए किया जाता है। तो इस तरह से आपको हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग भाई मैक्सिमम लोगों को शेयर करते रहें और लाइक भी ज़रूर करें, और अगर जहाँ पे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो रिमाइंड करके उसको आप लोग देख लें। और थोड़ा सा आपका और बचा है, आपका डीमेरिट्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग डीमेरिट्स को देख लेते हैं। डीमेरिट्स में आपका फर्स्ट हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। डीमेरिट्स में आपका हो जाता है रीडिंग एंड राइटिंग नॉट ऑन फोकस, यानी यहाँ पे क्या किया गया है, रीडिंग मतलब क्या होता है? रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है रीडिंग का मतलब? रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ने पर, और एंड का मतलब तो और होता है, ठीक है। राइटिंग का मतलब क्या होता है? लिखना। राइटिंग का मतलब क्या होता है? तो लिखना होता है। तो इस पे नोट मतलब क्या होता है? तो नोट का मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो यानी पढ़ने और लिखने पर फोकस नहीं किया गया है। फोकस यानी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उस पर जोर नहीं दिया गया है और उसको निगलेक्ट किया गया है, ये चीज़। एक्सप्रेंसिव मतलब क्या होता है? तो एक्सप्रेंसिव का मतलब हो जाता है, यहाँ पे हम इसको इरेज करके लिख देते हैं। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। क्या होता है? महंगा। भाई महंगा तो ये होगा ही जब आप डायरेक्ट चीज़ों को बच्चों को बता रहे हैं, डायरेक्ट आप चीज़ों को समझा रहे हैं। किसी चीज़ को बताना है तो उस चीज़ को आपको लेके आना होता है, क्योंकि आपने देखा होगा भाई, आपके यहाँ के भी बच्चे जाते होंगे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पे, तो बच्चे क्या है, अगर एप्पल के बारे में कोई चीज़ बतानी है तो वो घर से एप्पल लेके जाते हैं। किसी दिन एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं ऐसे कि एप्पल का यूनिफॉर्म उनको पहना के भेजा जाता है, ड्रेस, ठीक है, पहना के भेजा जाता है, यानी एप्पल ही बना के भेजा जाता है, ठीक है। अगर वो बनाना यानी कोई भी फ्रूट्स हो गई, कोई भी वेजिटेबल हो गई, कुछ भी बच्चों को सिखाना है, समझाना है, तो बच्चों को या तो उस तरह के ड्रेसेस पहनाए जाते हैं या वो चीज़ क्लासरूम में लेके जाई जाती है और बच्चों को दिखाया जाता है, उसके बेनिफिट बताए जाते हैं, उसमें यानी मेरिट्स डिमेरिट्स सभी चीज़ें बताई जाती हैं। तो इस तरह से भाई वो जो ये मेथड हो जाता है वो कैसा है? एक्सपेंसिव तो होगा ही, महंगा तो होगा ही भाई, इसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो महंगा है।
ठीक है। उसके बाद है टाइम टॉकिंग यानी समय लगना। बिल्कुल समय लगता है। कैसे लगता है भाई? जब आप एक एक चीज़ का एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, अगर बच्चों को नहीं आ रहा है फिर से आप बताएंगे। ऐसा तो है नहीं आप नोट करा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है भाई इसको आप याद कर लेना या इसको समझ लेना, आपको बोलना है और बच्चे को सुनना है, तो यानी इसमें लगता है टाइम। तो समय लगना हो जाता है। टाइम टॉकिंग का मतलब होता है समय लगना, ठीक है, समय लगना। उसके बाद आपका हो जाता है अवर क्राउडेड क्लासेस आर नॉट अलाउड, यानी अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं की अनुमति नहीं है। अब इसमें क्या है? अवर क्राउडेड यानी भीड़ भाड़ वाले, क्लासेस यानी कक्षा, आर मतलब हैं जहाँ पे बहुत सी चीज़ों के लिए, तो आर, नॉट अलाउड यानी अलाउड मतलब अनुमति, अलाउड मतलब अनुमति, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये हो जाता है कि अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं की अनुमति नहीं। अब यहाँ पे ज़्यादा बच्चे होंगे, आप बोलेंगे, वो बच्चे श्योर कर रहे होंगे, आपकी बात को सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको तो बोलना है और बच्चों को सुनना है। तो इसलिए कम बच्चों को जब आप पढ़ाएंगी या पढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो बच्चे उसको समझेंगे। यानी यहाँ पे भीड़ भाड़ या ज़्यादा क्लास में बच्चे हैं उन पे ज़ोर नहीं दिया गया है, उनको क्या किया गया है, उनको निगलेक्ट किया गया है, उनको अलाउ नहीं किया गया है, यानी अनुमति नहीं दी गई है, ठीक है। डिफरेंट टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे कह रहे हैं डिफरेंट का मतलब क्या होता है? अलग, और यानी और अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। यहाँ पे आप इससे कह सकते हो कि समझना मुश्किल। डिफरेंट मतलब अलग तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे इससे लगाया जाता है कि डिफरेंट टू अंडरस्टैंड यानी समझना मुश्किल है, ठीक है भाई। समझना भी मुश्किल है कि भाई कोई अभी मातृभाषा सीखे हुए हैं हम लोग, भाई छोटा बच्चा है वो मातृभाषा, उसके पास क्या है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी मातृभाषा है, ठीक है। वो वही अपनी प्रॉपर्टी लेके कहाँ जाता है, तो वो लेके जाता है क्लासरूम में। पहले जाता है स्कूल, फिर अपने क्लासरूम में जाता है, वहाँ पे उसको मदर टंग के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। अब आप उसके सामने क्या करेंगे, इंग्लिश में प्रवचन देने लगेंगे, ठीक है। अब वो बच्चा क्या जाने क्या है ये सब चीज़ें। अभी हम आपके सामने ऐसे पढ़ने लगते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग और नोट फोकस एक्सपेंसिव टाइम टॉकिंग अवर क्राउडेड क्लासेस आर नॉट अलाउड। अब हमने आपसे ये ना कहा होता कि आप नोट्स बना लो, ठीक है, आपसे ये नहीं कहा होता कि आप भाई याद भी कर लो। हालांकि याद करने पे तो अब बहुत ज़्यादा ये हुआ है, पाबंदी लगी है, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तो एक्टिविटी करके सिखाई जाती है। लेकिन आप लोग बड़े हो, शिक्षक बनने वाले, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो याद भी करनी रहती हैं। लेकिन हम जैसे आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि आपसे नोट डाउन ना कराएं और आपसे ये ना कहें इसका रिवीजन करो, ठीक है, तो क्या आप कर पाओगे? सिर्फ हम बोल लें और आप सुन लो, तो यहीं पे आप सुनोगे और यहीं पे चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। आप कहोगे मैम नहीं समझ में आया हमारे, और आप क्या करोगे, क्लास को यहीं पे ख़त्म करके और चले जाओगे, है ना। यानी वाइंड अप आप कर दोगे चीज़ों को और ख़त्म करोगे और कहोगे अब नहीं, अब हमको नहीं पढ़ना, क्योंकि भाई हमारे लिए बड़ा टफ है, क्योंकि हमको तो इसके मतलब ही नहीं पता, इसकी मीनिंग्स ही नहीं पता है, तो हम इसको समझेंगे कैसे। तो बस यही चीज़ हो जाती है। इसलिए डिफरेंट टू अंडरस्टैंड यानी समझना भाई मुश्किल है। भाई मुश्किल तो है ही। अभी कोई आ जाए बंदा, मान लीजिए अमेरिका का बंदा आ जाए और आपके सामने कुछ भी इंग्लिश में बोल के चला जाए, आप तो कहोगे आए, लास्ट में इतना ही कहोगे आए, भाई कुछ नहीं समझ में आया। और अगर वही वो लिख के आपको दे दे और आप उसको समझो, अगर आपने पढ़ा है, उसको देखा है, ध्यान से चीज़ों को समझा है, तो आप क्या कर लोगे, उसकी बात को समझ लोगे। यही तो होता है ना, वरना आए करके ही ख़त्म हो जाएगा मामला और कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए ये क्या है, इसको समझना मुश्किल है। उसके बाद है दिस मैथड इज़ अपॉइंटेड इन इंडिया। भारत में इस विधि का विरोध नहीं किया जाता है। भारत में देखिए विरोध तो इसका नहीं किया जाता है, क्योंकि इस तरह के स्कूल्स भी बहुत सारे हो गए हैं। अब तो ऐसा है कि वहाँ पे अगर आपने हिंदी में बोल दिया तो फ़ाइन पड़ जाती है। ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पे ऐसा हो रहा है और होता है, हिंदी बोलने पे फ़ाइन पड़ जाती है ना। तो यहाँ पे इसका विरोध नहीं किया गया, बट इस चीज़ का ज़रूर विरोध किया गया कि अपनी मातृभाषा पे फ़ाइन दे दो, है ना, वो चीज़ हो जाती है। खैर हम लोग तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में रहें और अदर चीज़ों में ना जाएं। तो दिस मैथड इज़ अपॉइंटेड इन इंडिया। और उसके बाद आपका हो जाता है ईच स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाइड, यानी प्रत्येक छात्र संतुष्ट नहीं है। ईच मतलब क्या होता है, तो प्रत्येक हो जाता है। क्या हो जाता है, तो प्रत्येक हो जाता है। स्टूडेंट का मतलब तो आपको पता ही है, छात्र हो जाते हैं। नोट मतलब नहीं हो जाता है। और यहाँ पे हमने इसलिए नहीं लिखा था, देखिए दिस मतलब यहाँ पे भी लिख देते हैं, वरना आप कहेंगे मैडम जी यहाँ पे तो आपने छोड़ ही दिया है। दिस मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे तो इससे लिया गया है। दिस मतलब यहाँ होता है यहाँ पे इस, और मेथड मतलब विधि, यानी इस विधि से क्या होता है, तो इस विधि, दिस मेथड यानी इस विधि।
और क्या होता है, इज़ अपॉइंटेड इन इंडिया का विरोध नहीं किया गया है। ठीक है, और ईच स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाइड यानी प्रत्येक छात्र संतुष्ट नहीं है। सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है, तो सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। संतुष्ट अगर नॉट नहीं लगा होता तो भाई संतुष्ट थे, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। नॉट मतलब होता है नहीं, यानी कि बच्चे जो हैं वो संतुष्ट नहीं हैं, और संतुष्ट होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना इतना आसान नहीं होता है। वो बात अलग है जब ग्रामर सीखी जाती है थोड़ी। हाँ, और एक चीज़ भी है, ग्रामर भी सीख के हम लोगों ने पिछले क्लास में इसी टॉपिक को कंप्लीट किया था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो उसमें क्या था, उसमें ग्रामर बनाने पे जैसे आपको कोई सेंटेंस दे दिया गया और आप उसको लिख रहे हो, उसको समझ रहे हो, ग्रामर पर आप ध्यान दे रहे हो, लेकिन उसमें क्या था, बोलने पे ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब सभी चीज़ें, कहते नहीं कोई चीज़ बनाने के लिए सभी मटीरियल की ज़रूरत पड़ती है, अगर उसमें से कोई एक मटीरियल कम होता है तो इसका मतलब ये होता है वो चीज़ बन नहीं पाती है ना। तो जब सभी चीज़ें होंगी तभी आपके जो स्किल हैं वो सभी स्किल होंगे, तभी वो मेथड आपका अच्छा माना जाएगा, वरना आपका वो मेथड अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे डिमेरिट्स भी देख लिए, यहाँ पे आप लोगों ने डिमेरिट्स भी देख लिए और चीज़ों को समझ भी लिया, मेरिट्स भी देख लिए, और आपका जो डायरेक्ट मेथड है इसके बारे में भी समझ लिया। और हमने डिस्कस क्या की जो है इसका ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति कहाँ हुई, तो फ्रांस में। इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। कब हुई, अगर सन पूछ लेते हैं तो 1901 में हुई। और इसका जो उद्देश्य है, एम है, वो क्या है, तो इंग्लिश टू इंग्लिश बच्चों को सिखाना है। और मुख्य फोकस यानी मेन फोकस किस पे किया गया, बोलने और सुनने पे किया गया। और इसकी जो विधि हो जाती है, यानी इसका मेथड जो हो जाता है वो आगमनात्मक विधि हो जाती है, यानी आगमनात्मक मेथड हो जाता है, यानी इंडक्टिव मेथड जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाता है। और हम अगर बात कर लेते हैं तो प्रत्यक्ष विधि में सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दिया गया है, तो बोलने के कौशल यानी स्किल पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो। यही विधि ये कौन सी है, तो प्रत्यक्ष विधि यानी सीधी विधि है। और इसमें क्या है, जो भाषा इसको सीधे मातृभाषा यानी मदर टंग में अनुवाद किए बिना, यानी आप से अनुवाद नहीं किया जा रहा है, आपको जो बताया जा रहा है बस फटाफट से बताया ही जा रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि इसकी हिंदी भी बताई जाए और उसके बाद आपको चीज़ों को समझाया जाए, ऐसा नहीं है। मदर टंग में जो है अनुवाद किए बिना ही इस पर जोर दिया गया है। ठीक है, और अगर इसके जनक के बारे में बात की जाए तो मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपकी ये विधि भी कंप्लीट हो जाती है, यानी ये मेथड भी आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, चीज़ें अच्छी लगी होंगी। ठीक है, अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं, सेशन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरीज हो आपके तो आप क्वेश्चन भी ज़रूर कीजिएगा। और वाइंड अप करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। ठीक है, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, आपको तो बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपके जो साथी हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।